प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शीत युद्ध की सामान्य स्थिति, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, शीत युद्ध का प्रभाव, इन सब पर चर्चा की थी। आज इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और वो विषय है शीत युद्ध का अंत। पहली वार्ता में मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध अब इतिहास के पन्नों पर सिमट गया है, कारण कि 1991 के बाद शीत युद्ध समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया है। तो आज की वार्ता में सामान्य परिचय के अलावा शीत युद्ध के अंत के प्रमुख समझौते और घटनाएं कौन कौन सी रही है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या क्या कारण रहे हैं, शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव रहा है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद बात को समेटने की कोशिश करूंगा। यदि हम परिचय देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों को 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है और ये 4 युग है। शीत युद्ध, जो कि 1946 और 1962, जब शीत युद्ध पराकाष्ठा पर था, हाइट पे था, अपनी चरम सीमा पर था। उसके बाद तनाव शैथिल्य का काल, जब दोनों के बीच में कुछ तनाव कम हुआ था। इसको 1963 और 1979 का पीरियड कहते हैं। दितांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसका अर्थ होता है संबंधों में सुधार करना या तनावपूर्ण संबंधों में शीतलता आना। तो ये दूसरे चरण में हम उसको दितांत का युग कह सकते हैं, जिसमें दोनों के बीच में है संबंधों में तीव्रता, कटुता की जगह शीतलता आई है। और इसके बाद जो तीसरा काल है उसको हम दूसरा शीत युद्ध कह सकते हैं। पहला शीत युद्ध 1946 और 1962 जैसा मैंने अभी आपको बताया। दूसरा शीत युद्ध का काल है 1979-1984। दितांत के बाद पुनः शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गए तथा चौथा जो काल है अमेरिका और सोवियत रूस के संबंधों का, और सबसे महत्वपूर्ण काल है वो है शीत युद्ध का अंत। 6 वर्ष की अवधि ऐसी है जिसमें धीरे धीरे तनाव में कमी आई, कई प्रकार के संधि समझौते हुए, और ये पीरियड है, ये काल है 1985 से लगाकर 1991 तक, 1985 टू 1991, जब इस अवधि में शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया और दोनों महाशक्तियाँ हैं बहुत अधिक नज़दीक आई। ये दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1962 में, जिसका संकेत मैंने पहली वार्ता में आपको दिया था, क्यूबा संकट जब आया था, प्रेक्षास्त्र शस्त्रों की सप्लाई का जो क्यूबा में सोवियत रूस द्वारा किए जाते हैं संकट आया था और तृतीय विश्व युद्ध की अवस्था बन गई थी। एक भयानक अनुभव है वो रहा। और इसके बाद 1962 के बाद धीरे धीरे संबंधों में तनाव की स्थिति बदली, उसमें कमी आई और आपसी सहयोग और सद्भाव का काल रहा है, जिसको हम दूसरा शीत युद्ध की समाप्ति और दितांत का काल कह सकते हैं। इसे दितांत या तनाव शीतलता कहा गया है, जिसकी मैंने अभी आपको व्याख्या की है। इस समय में 3 शिखर बैठकें हुई और अनेक महत्वपूर्ण समझौते हुए, जैसे परमाणु अप्रसार संधि 1968 की, साल्ट प्रथम तथा द्वितीय स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक पहला और दूसरा, और फिर 1978 में दूसरा हुआ, और ये प्रक्रिया उलटने लगी और जल्दी ही इसने दूसरे शीत युद्ध का रूप ग्रहण कर लिया। अर्थात जहाँ शांति वार्ताएं होती थी, शिथिलता, संबंधों में शिथिलता आ रही थी, दितांत का पीरियड था, ये समाप्त होकर के दूसरा शीत युद्ध है वो उसकी उत्पत्ति हो गई। अब शीत युद्ध के अंत के कारण क्या रहे हैं और अंत होने में कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते थे, कौन कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण कि धीरे धीरे ग्रेजुअली शीत युद्ध 1985 से लगा करके 1991 की अवधि में है पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसको
ये पीरियड है जो 1985 1991 का, ये काल अवधि शीत युद्ध की अंत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में इसको ऐतिहासिक सीमा चिन्ह कहा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोनों संबंधों के बीच में है ये पीरियड 1985 और 1991 का। 1985 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज और सोवियत विदेश मंत्री आंद्रे ग्रामोको की मुलाकात एक शुभ संकेत सिद्ध हुई। कई लंबे समय के बाद वो दोनों मिले और इन विदेश मंत्रियों के वार्ता का परिणाम ये हुआ कि इन्होंने गोर्बाचोव और रीगन के बीच शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 1985 में हुआ था उसके लिए आधार तैयार कर दिया। गोर्बाचोव सोवियत रूस और रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति, इसके बीच में एक शिखर सम्मेलन हुआ। इसके बाद एक शिखर वार्ताएं और समझौते होते गए और 1991 के अंत तक शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति के लिए कई समझौते और शिखर वार्ताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके हम उसको लेंगे। जिनेवा वार्ता हुई सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नवंबर 1985 में, जो कि रीगन और गोर्बाचोव के बीच में हुई और इसमें कई मुद्दों पर दोनों के बीच में सहमति हुई। जैसे वो जो मुद्दे थे, सबसे प्रमुख पहला, परमाणु युद्ध कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था दोनों के शिखर सम्मेलन का कि परमाणु अस्त्र से संपन्न है, दोनों सुसज्जित है, लेकिन ये निर्णय किया कि परमाणु युद्ध हम कभी भी नहीं करेंगे। ये विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा जो निर्णय लिया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हथियारों की होड़ पर काबू। जो हथियारों की होड़ ख़त्म करने के लिए जो SALT I SALT II हुए थे, जो उसमें फिर कमी आई थी। इसके बाद इस समझौते ने ये निर्णय हुआ कि अब हम हथियारों को मामले को लेकर के किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है वो नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध हो, न हम बनाएंगे, न उसका उपयोग करेंगे, न इसके लिए किसी प्रकार का है वो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करेंगे। बल प्रयोग वर्जित, एक दूसरे के खिलाफ और विश्व में अन्य देशों में भी बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल वो शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए। इन सब के जो पॉलिटिकल है एजेंडा है, इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को भी प्रगाढ़ करने के लिए सहमत हुए। ये जो पहली वार्ता थी वो रीगन और गोर्बाचोव के बीच में। इसके बाद दूसरी वार्ता हुई उनके बीच में, गोर्बाचोव और रीगन के बीच में, वो 11-12 अक्टूबर 1986, 11th and 12th अक्टूबर 1986 में आइसलैंड में, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया कि हथियारों में 50% की कटौती को स्वीकार किया दोनों ने, सोवियत रूस ने भी और अमेरिका ने। सोवियत संघ अमेरिका शिखर वार्ता तथा INF संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रेक्षास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गए। ये विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, महाकदम था, जिसमें दोनों के विवादों को हल करने की कोशिश की गई तथा निशस्त्रीकरण की दिशा में इसको हम एक महत्वपूर्ण कार्य है वो मान सकते हैं। रीगन और गोर्बाचोव के बीच में तीसरी शिखर वार्ता 1 जून 1988 को मॉस्को में हुई और मॉस्को में 4 दौर की वार्ताएं हुई और इसमें कई समझौते हैं वो किए गए। तो इन सब समझौतों ने एक मार्ग प्रशस्त किया वो शीत युद्ध की समाप्ति की ओर, जो कि दोनों के बीच में शिखर सम्मेलन हुए। और इससे पहले के यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को हम देखें तो दोनों के बीच में इस प्रकार की लगातार शिखर वार्ताएं कभी भी संपन्न नहीं हुई। ये सब होने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचोव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उनका कहना था 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था के मंच से गोर्बाचोव ने घोषणा की कि सोवियत संघ
पूर्वी यूरोप की देशों से 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में काफ़ी कटौती करेगा। तो हटाने की बात कही एक तो सैनिकों को, और दूसरे है शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, उसमें कटौती करने की है वो बात कही। इसके बाद रीगन के स्थान पर बुश राष्ट्रपति बन गए थे अमेरिका के। बुश और गोर्बाचोव के बीच में शिखर वार्ता हुई, वो दिसंबर 1989 में। जो रीगन और गोर्बाचोव के बीच में जो वार्ताएं का दौर था शिखर वार्ताओं को, उसको बुश ने भी आगे बढ़ाए रखा और उन दोनों के बीच में है कई प्रकार की शिखर वार्ताएं हुई। और इस शिखर वार्ता में, जो कि दिसंबर 1989 में हुई थी, भूमध्य सागर में अमेरिका व सोवियत युद्ध पोतों पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व गोर्बाचोव, इन्होंने वहाँ बैठ करके ये शिखर वार्ता की और इसमें है कई प्रकार के निर्णय लिए गए। जो निर्णय थे वो थे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बर्लिन की दीवार 1956 में खींच ली गई थी, उसका ध्वस्त करने के लिए दोनों देशों के बीच में सहमति हुई और इसी सहमति का परिणाम है कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार है ध्वस्त कर दी गई। सोवियत संघ ने इसका बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। तो जहाँ पर ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन हुआ करती थी, जो एक है वो अमेरिकी सपोर्टेड थी और अन्य देशों से, और दूसरी सोवियत रूस के द्वारा सपोर्टेड थी। इनमें तो सोवियत रूस ने इस बर्लिन की दीवार को ध्वस्त होने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया बल्कि अपनी सहमति प्रदान की। तो पहली महत्वपूर्ण घटना है इस बुश और गोर्बाचोव की वार्ता का। दूसरा महत्वपूर्ण घटना है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात कई देशों का विभाजन हो गया था, कोरिया उनमें से एक है। इसके अलावा ये जर्मनी भी थी। तो जर्मनी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दो हुआ करती थी। 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो गया और इसमें भी सोवियत संघ ने इसके एकीकरण को हरी झंडी दी, किसी भी प्रकार का है विरोध नहीं किया। ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। पहला बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, दूसरा जर्मनी का ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का एकीकरण होना, और तीसरा है नाटो द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा। 5 और 6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि नाटो व वार्सा पैक्ट देशों के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। ये दो जो रीजनल कोऑपरेशन है, इसका मैंने पहली वार्ता में थोड़ा सा हिंट दिया था। नाटो जिसकी प्रमुखता अमेरिका करता है, वार्सा पैक्ट जिसकी प्रमुखता सोवियत रूस करता है, और इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी और इस प्रतिस्पर्धा दोनों को समाप्त हो गई और ये कहा कि आज से हम ये शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं और हमारे में नाटो और वार्सा पैक्ट देशों में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, और शीत युद्ध की अंत की घोषणा करते हैं। इसके बाद हेलसिंकी में गोर्बाचोव ने और बुश के बीच में वार्ता हुई। ये वार्ता 8 और 9 सितंबर 1990 को हुई वार्ता। ये और बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन है। दोनों नेताओं ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और कहा कि वे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करते हैं। इसका मैं इंडिकेट इसलिए करना चाहता हूँ कि अक्सर हम इससे पहले वाली घटनाओं को देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता था तो जिस तरफ अमेरिका और अमेरिकी समर्थित देश रहते थे, आवश्यक रूप से सोवियत रूस उसका विरोध करता था। लेकिन ये पहली घटना है जब दोनों महत्वपूर्ण महाशक्तियाँ एक सहमत हुई कि कुवैत के मामले में और आक्रमण की दोनों ने है निंदा की और सुरक्षा परिषद में दोनों ने मिलकर के पूर्णतः इसका समर्थन किया, किसी भी प्रकार का विरोध है वो नहीं किया।
इसके अतिरिक्त जर्मनी व सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि हुई 9 नवंबर 1990 में बॉन में। अनाक्रपण में और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति गोर्बाचोव और जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोhl के बीच में ये संधि, जिसका कि सोवियत रूस ने पूरा है वो समर्थन किया। वार्सा और नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर, ये और एक शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 11 नवंबर 1990 को यूरोप में शीत युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रश्न पूछा जाता है शीत युद्ध किस तारीख को समाप्त हुआ, तो आप 1 नवंबर 1990 की तारीख याद रखें, जिसमें कि फॉर्मली यूरोप में शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा है वो कर दी थी वार्सा पैक्ट के देशों ने और नाटो के देशों ने। ये शीत युद्ध की समाप्ति सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में है समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त जो नाटो का प्रतिस्पर्धी गुट था वार्सा पैक्ट, सोवियत रूस द्वारा समर्थित, वो वार्सा पैक्ट है पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसकी समाप्ति की भी बाकायदा घोषणा की। 9 मई 1955 को इसका निर्माण किया गया था, 9 मई 1955 को, और 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। इस तिथि का भी प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखें। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वार्सा पैक्ट समाप्ति की घोषणा है कब की गई, तो 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। नाटो विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसने कि शीत युद्ध में शिखर सम्मेलन थे और कई प्रकार के है शिखर सम्मेलनों में निर्णय हुए और शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे। शीत युद्ध की समाप्ति के अनेकों कारण रहे हैं। ये अभी हमने घटनाएं देखी, पूरी शिखर सम्मेलन हुए, दिशा की ओर कदम रहा। क्या कारण है कि दोनों को एक मंच पर आकर के विचार विमर्श करना पड़ा कि क्यों न शीत युद्ध समाप्त कर दिया जाए? तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है मिखाइल गोर्बाचोव का अपना व्यक्तित्व और नीतियाँ। सोवियत रूस के जो प्रमुख थे उनका अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का था, उनकी नीतियाँ इस प्रकार की थी। मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आई और स्टालिन को हम शीत युद्ध का जनक कहते हैं, तो गोर्बाचोव को हम अंत करने वाला कहते हैं शीत युद्ध की। उन्होंने लौह आवरण की दीवार को तोड़ दिया। ये एक और शब्द मैं उपयोग में ला रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, लौह आयरन कर्टेन, लौह आवरण मतलब अपने बातों को दूसरी दुनिया में प्रकट न करने की नीति को लौह आवरण कहते हैं। इस दीवार को बिल्कुल तोड़ डाला और परिणाम ये हुआ कि गोर्बाचोव की इन नीतियों और व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। तो समाप्ति का पहला कारण है मिखाइल गोर्बाचोव का अपना व्यक्तित्व और उनकी अपनी नीतियाँ, मुख्यतः लौह आवरण की नीति का पूरी तरह से इन्होंने त्याग कर दिया। दूसरा कारण है और जो व्यवहारिक कारण है, सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियाँ। वो स्थिति सोवियत संघ की नहीं थी जो 1980 के पूर्व आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम नहीं था और 1980 के बाद धीरे धीरे सोवियत संघ में आर्थिक संकट आ गया। उसको आर्थिक संकट से जूझना पड़ा, जिसका हल अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ाने के अतिरिक्त कोई सोवियत रूस को दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा कारण है सोवियत संघ का बिखराव हो गया और कई गणराज्य बिखराव हुआ नहीं होने की मांग है उत्तरोत्तर बढ़ती गई। कई गणराज्यों ने स्वायत्तता की मांग की। पहले जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कई प्रकार की यूनियन उसके सदस्य थी। उन्होंने है वो अलग स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य स्थापित करने के लिए आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई पर वो सफल नहीं हुआ और आखिर में ये गणराज्य है स्वतंत्र भी हो गए। सोवियत रूस का बिखराव हो गया। ये भी एक प्रमुख कारण रहा है इस शीत युद्ध की समाप्ति का। इसके अतिरिक्त यदि हम कारण गिनाने की कोशिश करें तो साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था है वो महत्वपूर्ण कारक रहा है। सर्वाधिकारी दल के स्थान पर अब
जहाँ पर पहले एक दल का वर्चस्व, वो टोटलिटेरियन था, सर्वाधिकारवादी था, उसके स्थान पर बहुदलीय लोकतंत्रीय और राजनीतिक व्यवस्था आई और मुक्त बाजार व्यवस्था अपना ली गई। दूसरे देशों के साथ है वो फ्री ट्रेड है वो होने लगा। तो ये कारण रहे हैं कुछ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके कई कारण रहे, कई शिखर सम्मेलन हुए, अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विपक्षीय द्विध्रुवीय बाइपोलर वर्ल्ड था, उसके स्थान पर विश्व का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। तो इस शीत युद्ध की समाप्ति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या क्या प्रभाव रहे हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हम और प्रथम कह सकते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव केंद्रों में कमी आई। पहले चाहे कोई भी घटना हो, प्रो अमेरिकन प्रो सोवियत रूस, उसका नाम दिया जाता था। यदि अमेरिका सपोर्ट करता था तो वो विरोध करेगा उसका, सोवियत रूस विरोध करेगा तो अमेरिका सपोर्ट करेगा। इस प्रकार के विवाद थे। उदाहरण दे सकते हैं हम कई, ईरान इराक है, अफगान समस्या है, कुवैत का मुक्त कराने में सहमति है, इन बातों में है वो इनमें सहमति आई। जहाँ तनाव था उसके स्थान पर अब सहमति आई और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में दोनों एक सुर में है वो बोलने लगे। एक महत्वपूर्ण प्रभाव कह सकते हैं हम इसको। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ को आर्थिक संकट से उभारने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। पश्चिमी देश जब मैं उपयोग कर रहा हूँ तो केवल अमेरिका ही नहीं, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये देश भी है इसमें आगे आए, उनको सहायता दी गई सोवियत रूस को और उभर भी गया इस अर्थव्यवस्था के संकट से। अब सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैंने बताया था अभी आपको कि कई रिपब्लिक का उदय हो गया, सोवियत संघ का बिखराव हो गया। अब सोवियत संघ नाम से कोई भी देश दुनिया में नहीं है, उसको रूस कहा जा सकता है और रूस के 3 अलग अलग और टुकड़े हो गए हैं। आपने नाम सुना होगा, कजाकिस्तान एक उदाहरण है उसका, अन्य कई देश भी है। तो सोवियत संघ का अस्तित्व पूरी तरह से है समाप्त हो गया। अब दुनिया के नक्शे में USSR या सोवियत रूस है वो नहीं है। इसके अलावा गोर्बाचोव के स्थान पर अधिकार अब बोरिस येल्त्सिन जो को सौंप दिया गया, वो सोवियत संघ में है। सोवियत संघ में शब्द यूज कर रहा हूँ, अभी सोवियत संघ नहीं है, रूस के है वो प्रमुख बन गए। गोर्बाचोव के स्थान पर येल्त्सिन बन गए हैं, उसको सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुक्त मुद्दे सुरक्षा और विचारधारा के बजाय व्यापार और पूंजी निवेश बन गए। पहले जो लड़ाई थी वो पॉलिटिकल थी, राजनीतिक थी, मुद्दे सुरक्षा को लेकर के था, विचारधारा को लेकर के था, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा उनको लेकर के था। उनके स्थान पर अब व्यापार की बात, पूंजी निवेश की बात, विवाद नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के है वो वार्ताएं होने लगी। तो इन सब कारणों से शीत युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया में आज शीत युद्ध का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो शीत युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिसका उदय हुआ था और युद्ध की समाप्ति के बाद जो शांति समझौते हुए, दोनों देश सोवियत रूस और अमेरिका प्रतिस्पर्धी गुट में बंट गए थे और पूरा विश्व है वो बहुध्रुवीय विश्व हो गया था। उसके स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये द्वितांक का काल है, शीत युद्ध की समाप्ति का काल है। तो एक ध्रुवीय विश्व को कह नहीं सकते हम, बहुध्रुवीय विश्व भी नहीं बल्कि ध्रुव गुट पूरी तरह से ख़त्म हो गए और इसमें है अमेरिका और सोवियत रूस की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही और दोनों एक दूसरे से सहयोग करते रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया तो दोनों में पूर्ण रूप से मित्रता हो गई। आइडियोलॉजी की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से किसी भी प्रकार के यदि मतभेद है भी तो वो मतभेद भी शांतिपूर्ण संबंधों के माध्यम से उनको हल कर लिया जाता था। सोवियत रूस में अब साम्यवाद नहीं है,
वहाँ पर भी अलग तरह की व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमेशा हमेशा जो सदैव पहले अपनाते थे, अब अमेरिका विरोधी रुख नहीं अपनाते, बल्कि दोनों के बीच में सहयोग का परिणाम है। ये एक ऐसी घटना है जिसने कि केवल दो देशों को ही प्रभावित नहीं किया, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। पहले वार्सा पैक्ट के देश या नाटो के देश, ये दो गुट थे, और एक तीसरा गुट निरपेक्ष देशों का संगठन था। अब ये भी आवाज़ उठने लगी कि जब गुट ध्रुव रहे ही नहीं है तो फिर गुट निरपेक्ष किस बात में, उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अलग से बिंदु है कि जब गुट नहीं रहे तो निरपेक्ष किससे होना है, तो उसकी प्रासंगिक है कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं कर दिया जाना चाहिए जब दुनिया में गुट ही नहीं रहे? मेरा ये मानना है कि गुट निरपेक्ष देश का अस्तित्व सदैव रहना चाहिए, क्योंकि गुट निरपेक्ष वो देश है जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था उस समय, क्योंकि दो ये गुट थे इसलिए तृतीय विश्व कहा जाता था। हालांकि अब तृतीय विश्व युद्ध नाम नहीं है, अस्तित्व नहीं है, पर इन दोनों का जो बैकग्राउंड है गुट निरपेक्ष देशों का, वो बैकग्राउंड है ये नए नए औपनिवेशिक शिकंजे से स्वतंत्र हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से अभी विकासशील है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, और इनके कई हित है वो सामान्य है, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व है वो रहना चाहिए। मेरी समझ में शीत युद्ध की उत्पत्ति, उसके कल हमने लिया था इससे पहली वार्ता में, और उसके बाद आज शीत युद्ध का अवसान, अब शायद शीत युद्ध का पुनः उदय न हो सकता है कि दुनिया बहुध्रुवीय बन जाए, मल्टी ग्रुप हो जाए, पर द्विध्रुवीय विश्व होने की संभावना कम दिखाई देती है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने और शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सलाह दूंगा कि मैंने आपको दो वार्ता शीत युद्ध के बारे में बताई, लेकिन ये आपका नॉलेज पर्याप्त नहीं है। आप दोनों देशों की स्थिति को, अमेरिका में निर्वाचन होने जा रहे हैं एक साल में, सोवियत रूस में भी निर्वाचन होते रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, भिन्न भिन्न इनकी राष्ट्रपतियों की शिखर सम्मेलन होते हैं, यात्राएं होती है, उनका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। इनकी जोग्राफिकल पॉलिटिकल लोकेशंस, भिन्न भिन्न देशों से इनके संपर्क, और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके पीछे इनका क्या रुख है। क्या सोवियत रूस में, फिर गलती से सोवियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में एक मत रहा है, और या हमेशा दोनों प्रतिस्पर्धी रुख अपनाते रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको ये मैं सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा कि दोनों का आप अच्छी तरह से भौगोलिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनका संविधान, उनकी व्यवस्थाएं, उनका सिस्टम, भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण, उनका रुख, इनका व्यापक अध्ययन करेंगे तो शीत युद्ध जो अब वो ख़त्म हो गया है उसको समझने में आपको बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इन वार्ताओं में आपको शीत युद्ध के उत्पत्ति से लगा करके अवसान, ये एक ऐसी घटना है जिसकी उत्पत्ति और अवसान का बहुत सीमित इतिहास रहा है। 1950 के आसपास हम कह सकते हैं ये पराकाष्ठा पर था, और 1991 40 वर्षों में ये समाप्ति की ओर आ गया है। इसकी इनको है वो मैं आपको बताने की मैंने कोशिश की, पर आपको और अधिक अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शीत युद्ध इटसेल्फ पर कहीं भी किताबें उपलब्ध है, उनको आप पढ़ेंगे तो अपने नॉलेज को आप अभिवृद्ध कर सकते हैं, नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं। मैं आपके सुखी और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। आप जीवन में सफलता छुए, सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है, आशा है आपसे। धन्यवाद।